हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इसको कि क्या है ये। तो आप इसको समझते हैं पहले कि है क्या चीज़ ये। तो देखिए, हमने एक हाइड्रोजन का पार्टिकल लिया, हाइड्रोजन का कोई कण लिया। ये जैसे ये हमने कोई एच फॉर हाइड्रोजन का पार्टिकल लिया। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब क्या किए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अभी कुल आवेश यानी परिणामी आवेश जिसको नेट चार्ज बोलते हैं कितना है, तो आप कहेंगे 0। अब क्या कर रहे हैं कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, अब जैसे ही हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये जो हमारा पार्टिकल है हाइड्रोजन, ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे H+, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, H+ आयन बोलते हैं ना, H+ आयन। ठीक, अब सेम उसी टाइप से हम कोई एक दूसरा पार्टिकल लेते हैं। मान लीजिए हम लिए क्लोरीन। तो क्लोरीन में आपको सभी को पता होगा कि क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 17 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है। अब यदि यहाँ पे कुल आवेश यानी नेट चार्ज की बात करूं कि नेट चार्ज कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा दिए, किसमें, क्लोरीन में। क्लोरीन में जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा देंगे, इस क्लोरीन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो हम कहेंगे क्लोरीन का हो गया क्या, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दो पार्टिकल लिया हुआ है, एक लिया हुआ है हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो वो हाइड्रोजन का धनात्मक आयन बना रहा है, और जब क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा दे रहे हैं तो वो क्लोरीन ऋणात्मक आयन बना रहा है। अब जो हम कूलाम का नियम पढ़े थे, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि ये निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और जब भी कोई निगेटिव पॉजिटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक आवेश संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है। और जो उनके बीच का आकर्षण बल होगा वो काफी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उनके बीच का जो बल लग रहा है वो काफी स्ट्रांग होगा। उसके कारण क्या होगा, ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं ये आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का पार्टिकल और यहाँ पे क्लोरीन का पार्टिकल मतलब कण। ठीक, तो लेकिन ये जो जो दोनों आपस में जो चिपके हुए होते हैं, ये एक निश्चित दूरी पे क्या होते हैं, बंधे होते हैं। निश्चित दूरी का मतलब कि अपने केंद्र से, जैसे इस क्लोरीन पार्टिकल का केंद्र यहाँ पे है और हाइड्रोजन का केंद्र यहाँ पे है, तो ये आपस में एक निश्चित दूरी पे एकदम बंधे होते हैं। किसके, और ये हाइड्रोजन में कौन सा आवेश है, तो धनात्मक, और क्लोरीन में कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आवेश का वितरण हो रहा है। आवेश का वितरण कैसे, इसमें हम देख रहे हैं कि धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है। लेकिन क्या हमने जो कल के क्लास में आवेश का वितरण पढ़ा था, क्या यहाँ पे वही आवेश का वितरण हो रहा है, तो यहाँ पे वो आवेश का वितरण नहीं हो रहा है। ना तो ये रेखीय है, ना तो ये पृष्ठीय है, ना तो ये आयतन के रूप में है, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। और जो यहाँ पे आवेश का वितरण है उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक, द्विध्रुव कैसे बोलते हैं, यहाँ पे दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, एक हाइड्रोजन का ध्रुव है और एक क्लोरीन का ध्रुव है। तो हाइड्रोजन के ध्रुव में प्लस के आवेश आ गए और क्लोरीन के ध्रुव में निगेटिव के यानी ऋणात्मक आवेश आ गए। तो यहाँ पे दो पोल्स बन रहे हैं, दो ध्रुव बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विध्रुव। और द्विध्रुव में क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव आवेश। ठीक, तो यहाँ पे जो आवेश का वितरण हो रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत
द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव का हम लिख लेते हैं परिभाषा इसी के आधार पे। ठीक, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये समझाने के लिए था केवल। चलिए हम परिभाषा नोट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है। ठीक, निकाय कौन सा, जो अभी हम एग्जाम्पल से पढ़े, वो भी क्या एक निकाय बना रहा था, पूरा H और Cl HCl मिला के एक निकाय बन जा रहा है। तो वह निकाय जिसमें समान परिमाण के धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, और क्या देख रहे थे उसमें, वो एक निश्चित दूरी पे बंधे हुए रहते हैं। तो वह धन आवेश और ऋण आवेश एक निश्चित दूरी पर बाध्य होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, समझिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या लिखेंगे, वह निकाय जिसमें समान परिमाण यानी उनका मैग्नीट्यूड समान होगा, एक जैसा होगा, के धन आवेश और ऋण आवेश एक निश्चित दूरी पर बाध्य होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, धन आवेश, और ये क्या है, ऋण आवेश। ये धन आवेश और ये ऋण आवेश। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि इनके बीच की एक निश्चित दूरी होगा जिससे ये बंधे होंगे, और हम उस दूरी को मान ले रहे हैं कि ये दूरी है 2L। 2L मतलब कहां से कहां तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2L है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आ रहा होगा कि सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप 2L क्यों लिए हैं। स्वाभाविक है, आएगा ही, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी L क्यों नहीं मानी या फिर R क्यों नहीं मानी, हम यहाँ पे 2L कैसे ले पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पे 2L क्यों आया है। ठीक, तो यहाँ पे हम साइड में इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र, जब ये मान लीजिए कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से बनेगा, यहाँ पे धनात्मक आवेश होंगे। ठीक, तब ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा। अब हुआ ये कि जब इस द्विध्रुव को, इस डाइपोल को हम इसमें ले जाके रखते हैं, इसमें ले जाके रखेंगे ऐसे, और जब हम इसमें ले जाके ऐसे रखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे मान लीजिए -Q है और यहाँ पे +Q है। तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। ये प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करने लगेगा, तो एक बल इस साइड काम करने लगेगा F का। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और यहाँ पे प्लस माइनस के कारण यहाँ पे क्या होने लगेगा, यहाँ पे एक दूसरा बल काम करने लगेगा, और वो कौन सा बल होगा, विकर्षण का। ठीक, यहाँ नहीं, यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा और यहाँ पे प्रतिकर्षण, ये दूर की ओर धक्का देगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, और जैसे ही ये घटना हो रही है कि जब हम किसी डाइपोल को, किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें दो तरह के बल काम करने लगते हैं। और दो तरह के बल क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर अलग है, एक +Q है और एक -Q है। तो जब इस तरह के बल काम करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें आघूर्ण का कार्य हो रहा है। आघूर्ण यानी, आघूर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है टॉर्क। ठीक,
तो उसमें क्या होने लगेगा, टॉर्क करने लगेगा। तो आप इस तरीके से समझिए कि जिस तरह के ये एकदम इस तरीके से काम करेगा जैसे आपका साइकिल का हैंडल देखें आप, जैसे इस तरीके से पूरा घूमता है, तो वो जो घूम रहा है साइकिल का हैंडल, हम उसको कहते हैं आघूर्ण। ठीक, अब इस साइकिल के हैंडल को घुमाने के लिए हमें कोई ना कोई एक सेंटर चाहिए, केंद्र चाहिए, ठीक, जिसके अलांग वो घूमेगा, जिसके त्रिज्या के अलांग घूमेगा। ठीक, तो हम क्या कर किए कि यहाँ पे इसका ये जो पूरा डाइपोल था, इसका केंद्र हम कहीं यहाँ माने, जिसके अलांग यहाँ पे ये आघूर्ण काम कर रहा है। आघूर्ण यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आघूर्ण। आघूर्ण क्यों लग रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो बल काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ जो हम यहाँ पे दूरी दिए हैं, ये दूरी क्या है, ये दरअसल ये जो सेंटर है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है, और उस त्रिज्या को हम एल से डिनोट करते हैं, एल। तो यहाँ से यहाँ तक एल है, और यहाँ से यहाँ तक भी एल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल, 2l। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 2l। ठीक, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों 2l आया है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की, इस सेंटर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, l है। एक सेकेंड, तो यहाँ मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये दूरी तो है l, और ये भी l, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 2l। ठीक, अब देखिए, अब होता क्या है कि जो यहाँ पे जो ये आघूर्ण का बल काम कर रहा है, ये इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, और ये आघूर्ण जो काम करेगा वो कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका आवेश की मात्रा कितनी है, या फिर इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, या फिर आवेश की मात्रा कितनी है। और वो जो प्रभावी है, जो प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है, उस इसके दूरी के कारण और आवेश की मात्रा के कारण, और तो हम उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट है इसी में, वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश की मात्रा तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये प्रभाव को दिखाता है कि कितना बल, कितना आघूर्ण लग रहा है। आघूर्ण हम इस टॉपिक में आगे जाके पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप बस इतना ही समझिए। ठीक, इसकी परिभाषा हम क्या लिखे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश की मात्रा तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते कैसे हैं, तो हम इसको दिखाते हैं P से। P इसका नोटेशन है, इसका सिंबल है, प्रतीक है, जिससे हम इसको दर्शाते हैं। ठीक, अब आवेश की मात्रा, किसी आवेश की मात्रा, तो यानी आवेश की मात्रा कितना है, Q है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2l। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2l। तो इसी को हम लिख देते हैं P बराबर 2lq, ताकि बोलने में आसान लगे, P बराबर 2lq। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे दरअसल इसको हम 2ql बोल देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, जो जैसा आपको बोलने में आसान लगे वैसा आप लिख लीजिएगा, 2ql या 2lq, जैसा लगे, क्योंकि सारी वैल्यू तो आपस में इनटू ही है, सेम है। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं मिटा रहा हूँ।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी कि ये जो P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये P? एक सदिश राशि है। ठीक, यदि ये सदिश राशि है तो मतलब इसके पास दिशा है, डायरेक्शन है, तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा। तो इसी को हम सदिश स्वरूप में कैसे लिखेंगे? P का ऊपर सदिश स्वरूप में वेक्टर बराबर 2QL। L भी क्या है? एक वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक, अब जब हम इसको सदिश राशि में दिखा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि जो इसका आघूर्ण ये वैद्युत द्विध्रुव के डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो P है, P का डायरेक्शन हमेशा, P की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण, धन की दिशा हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव, हाँ नहीं गलत लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये जो P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा निगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की ओर, ऐसा। ठीक, ये अभी हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, हम क्यों पढ़ते हैं ऐसा? हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इस जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में सारी चीजें किस अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, और बेसिकली अणु क्या है? द्विध्रुव है, क्योंकि उसमें आवेश का वितरण हो रहा है। तो ये जो द्विध्रुव बना रहा है इसी को स्टडी करने के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो यदि अब आपसे मैं पूछूं कि वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश यानी परिणामी आवेश कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव में परिणामी आवेश 0 हो जा रहा है तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है। अब वो क्षेत्र कैसा बनेगा, किन स्थितियों में बनेगा, तो उसकी हम गणना करते हैं। तो उसकी गणना हम लगभग 3 तरीके से करते हैं। तो चलिए उसमें से हम पहला तरीका पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किस स्थिति में कैसा बनेगा, इसके कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट लेते हैं, हेडिंग डालिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग लिखे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो हम बोल भी दे रहे हैं, बोल के सुन के लिख लीजिए आप लोग। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, किस स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हम E को पता करने जा रहे हैं कि E कितना होगा। ठीक, अब स्थिति दिया हुआ है, कौन सा स्थिति? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? कोई एक सीधी लाइन है, ऐसा कोई दो बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी लाइन हो तो उसको हम अक्षीय रेखा बोलते हैं। ठीक, तो इसी अक्षीय रेखा पर अक्षीय स्थिति जो बन रही है इस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब डायग्राम बनाइए आप लोग इसका पहले, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले कि अक्षीय स्थिति, तो एक ऐसे सीधी रेखा बनेगी, ऐसा बना दिए एक सीधी रेखा। अब यहां से यहां तक
एक आवेश यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा। यहाँ पे हम माइनस क्यू रख देते हैं, यहाँ पे हम प्लस क्यू रख दिए। ठीक, अब बीच में इसका क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको हम केंद्र कहेंगे इसके बीच का। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी कितनी है 2l। कितनी दूरी है टोटल 2l, अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले भी। अब अगर ये दूरी 2l है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, l होगा ना, l, और यहां से यहां तक की दूरी l। ठीक, अब यहाँ पे इसी लाइन पे, इसी अक्षीय रेखा पर हम इस पॉइंट पे हम पता करना चाह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऐसे कुछ डायरेक्शन दिखा दीजिए E, जिसको हमें इस बिंदु पे पता करना है। और जो यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है उसको हम मान ले रहे हैं R। यहां से यहां तक की दूरी कितना माने, R। मतलब ये जो हमारा डाइपोल है, जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के केंद्र से और इस वैद्युत क्षेत्र का जो पॉइंट है जहां पे हम ज्ञात करना चाह रहे हैं E का वैल्यू, वहां तक की दूरी हम लिए हैं कितना, R। ठीक, अब इसके बाद होगा क्या, अब हम इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो देखेंगे इस बिंदु पर, और इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पे वो देखेंगे। ठीक, तो ये वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला हम डिराइव किए थे, वो तो आपको याद ही होगा। देखते हैं, तो पहले इसको लेते हैं, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी E, वैद्युत क्षेत्र यानी E, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E बिंदु, कौन से बिंदु पे ज्ञात करना है, बिंदु P पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए हम पढ़े थे कि नीचे क्या हो जाता है, r का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तब हमें देखना क्या पड़ेगा कि इस माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है पहले। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, इसको पॉजिटिव वाले को, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए चलिए पहले ये नजदीक है तो इसको देख लेते हैं। ये प्लस क्यू कर लीजिए, तो ये भी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक, अब दूरी कितना होगा, हमें इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। तो इस पूरे R में से जब हम इतना हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। समझ पा रहे हैं आप, फिर से देखिए, हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब इस केंद्र से हम, इतना भूल जाइए पूरा, इस केंद्र से हम जब देख रहे हैं तो इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी R है, और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी L है। तो इस पूरे में से जब हम L को हटा देंगे तो हमें इतना दूरी मिल जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे कि R माइनस, इस पूरे में से हम L को हटा रहे हैं तो R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, अब इसी टाइप से अब लेते हैं हम माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E सेम हो जा रहा है, इसलिए हम इसको E1 कर लेते हैं, इसको E2 कर लेते हैं। बिंदु P पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, कहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए तो देख रहे हैं यहाँ से लेकर इस केंद्र तक की दूरी R। अब R में अगर इतनी दूरी आप जोड़ देंगे तो पूरी दूरी हमें मिल गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस L, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे दूरी का स्क्वायर, जो फार्मूला हम पढ़े थे Q अपॉन R स्क्वायर, तो R दूरी ही था, तो यहाँ पे दूरी अलग हो रही है, तो यहाँ पे उसका दूरी लेके फिर स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, E1 E2। अब हमें क्या चाहिए, एक वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत
क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी रिजल्टेंट निकालेंगे, उसका नेट निकालेंगे, तो उसको हम मान लिए ई। कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, E1 प्लस E2। अब जोड़ना स्टार्ट कीजिए, 1/E1 कितना है, इतना है, ये E1 इतना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, ये प्लस का साइन लगा दिए। अब E2 कितना है, इतना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस। ठीक, ये इक्वेशन हमारा बन के तैयार होगा। कैसे बना, ये माइनस का साइन क्यों आया, प्लस था यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से आया, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको केवल मैथ का कॉन्सेप्ट लगाना है, केवल और केवल मैथ का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट आप लगा लिए तो इसका आंसर आप ला सकते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन चीजों को देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q है, यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q को ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या बचा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट बंद। अब हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बस इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कैसे लेंगे, ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे r है तो r का स्क्वायर, और b के जगह पे l है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो l का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टोटल पहले से स्क्वायर था, तो हम ब्रैकेट बंद करके एक स्क्वायर और लगा देते हैं। ठीक, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर, और ये चला जाएगा इधर जाकर मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस का साइन, तो r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, चलिए अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, एक्चुअली बोर्ड पर जगह कम है। चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ला रहे हैं e की वैल्यू, तो यहाँ से उठाएं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, इसको ओपन कीजिए। अब कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a क्या है r और b क्या है l, तो 2rl। ठीक, अब इसको ओपन कीजिए, माइनस a स्क्वायर, माइनस का साइन था तो माइनस r स्क्वायर, देखिए अब इसको ओपन करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होता है, तो r स्क्वायर प्लस, तो प्लस करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस l स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 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 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फार्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 2rl, नीचे क्या बचा हमारा, यही जो था r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर इससे कटा, और अच्छा बी स्क्वायर लिख दिया मैं, l स्क्वायर होगा यहाँ पे, l स्क्वायर इससे कटा, प्लस माइनस बचा क्या, 2rl और 2rl, और 2rl और 2rl कितना हो गया,
4RL, 4πε0 4RL, और यहाँ पे बचा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम उसमें लिखना चाहते हैं P के वैल्यू में, और P का वैल्यू हम क्या पढ़े थे अभी, 2QL। तो इसको हम 2QL बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 है, जिसको हम डिवाइड कर देंगे Q/4πε0। इसी 4 को 2 2 जा 4 होता है, तो 2 बार ऐसे 2 लिख लीजिए, फिर RL लिख लीजिए। ठीक, और नीचे जो था वही लिखिए, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब 2QL कितना होता है, अभी पढ़े थे ना हम लोग, P बराबर 2QL। ये वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे ये 2QL के जगह पे P, तो बचेगा क्या 2, और Q2L के जगह पे हम लिख दिए P, इधर से बचा R, तो ये आया 2PR अपॉन में 4πε0 R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि जो ये L है ना, ये काफी छोटा है किससे, R से। इतना छोटा है कि हम इसको नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और L को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो जैसे ही ये 0 के बराबर होगा, तो जैसे ही ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2PR 4πε0 R² माइनस L को हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, 2PR 4πε0, तो ये तो R² माइनस 0 R², एक स्क्वायर पहले से था, तो 2 2 जा 4, तो R की पावर 4, एक R यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 पावर, तो ये E का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 2P 4πε0 R का क्यूब। ये पूरा हमारा इसका डेरिवेशन है, आंसर है। और किस स्थिति में आया है ये, तो ये आया है अच्छी स्थिति में। ठीक, अच्छी स्थिति में, तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। ठीक, इसी टाइप से हमें और कुछ देखने हैं, इसमें 2 डेरिवेशन इसी पे और हैं, किसी दूसरे स्थिति में, जैसे कि निरक्षी और किसी भी पॉइंट पे। ठीक, तो वो भी हम देखेंगे आने वाले क्लासों में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।